वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। अच्छा, सबसे पहले तो एल्टीट्यूड किसे कहते हैं वो समझा दूं। एल्टीट्यूड का लफ्जी मतलब हाइट समझ लें। ज़मीन के सरफेस से जो हाइट ली जाती है उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। यानी ये हमारी अगर ज़मीन है, इसके सरफेस से ऊपर कवर हो रही है, इस हाइट को हम नाम देते हैं एल्टीट्यूड का। यानी एल्टीट्यूड का लफ्जी मतलब क्या है? हाइट। एक चीज़ तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो बिल्कुल ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जा रहे होते हैं, हाइट पर जा रहे होते हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को आज हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि जी की वैल्यू एल्टीट्यूड बढ़ने से, हाइट बढ़ने से किस तरह से कम होती है। ठीक है, देखें, इसको भी हम प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए। फर्ज करो, लेट एन ऑब्जेक्ट is lying on the surface of earth. फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है। इस तरह से समझ लें, इट इज taken to altitude h। अब इसको हम एल्टीट्यूड h पर लेकर गए, यहां तक आ गया। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ज़मीन के सरफेस के ऊपर था तो उस वक्त जी की वैल्यू तो ये फिक्स है 9.8 थी, लेकिन जब ये हाइट h पर पहुंच गया उस वक्त जी की वैल्यू क्या बनेगी वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है। किस यहाँ तक किस किस को पॉइंट क्लियर है? सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू हमें पता है और हाइट h पर जी की वैल्यू हम लेना चाहते हैं। जो सरफेस पर वैल्यू है उसको हम स्मॉल जी से नाम दे रहे हैं, इसको जी प्राइम कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा अलग करने के लिए इसके ऊपर एक निशान बना देते हैं कि ये जी जो है, इसको मैंने एक ऊपर छोटा सा लाइन दे दी है, ये एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू होगी। अच्छा, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी? बिल्कुल होगी 9.8 लग। लेकिन अगर हम उसे इक्वेशन की सूरत में बनाना चाहें तो ये बनती है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये इक्वेशन कहाँ से आई? इसको हमने इससे पिछले लेक्चर में जहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था मास ऑफ अर्थ, वहाँ पर इसको साबित किया था, आली थी। तो यहाँ से हमें g की वैल्यू का फार्मूला इक्वेशन मिल जाती है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इसको मैं अच्छा, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट h पर लेकर गए। कहाँ लेकर गए? हाइट h पर। द वैल्यू ऑफ g एट हाइट बोल दें या एल्टीट्यूड बोल दें, h कैसे निकालेंगे? उसको हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है जी प्राइम। ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि इसको मैंने नाम क्या दिया है, जी प्राइम इज इक्वल टू जी वही का वही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ में कोई तब्दीली आएगी? मास ऑफ अर्थ भी वही का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ तो हमने तब लिया था ना जब ये सरफेस पर मौजूद था, लेकिन अब तो ये सरफेस पर मौजूद नहीं है ना।
अब क्या होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये वाली हाइट भी इसमें शामिल हो जाएगी, यानी यहां पर अब हम लिख लेंगे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सोच के बताएं मैंने एच प्लस क्यों किया? हाँ जी, पहले तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे मौजूद था, तो हमने ज़मीन के सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक का ही फासला लिया, लेकिन अब वो सरफेस पर तो मौजूद नहीं है ना, अब वो हाइट एच पर मौजूद है, तो हमने ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक आर ई वाला फासला भी मिला दिया और प्लस में जो हाइट वाला फासला था वो भी मिला दिया। तो टोटल जो हमारे पास फासला बन गया वो किसके बराबर हो गया, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक नोट कर लें पहले। अच्छा हम अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बन जाए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड दे देते हैं। और इक्वेशंस को किस तरह से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करते हैं। यानी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिख लेता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड ये है, तो g को इस g प्राइम से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, क्या बताया, डिवाइड कैसे करते हैं इक्वेशंस को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से। अच्छा अब ये राइट साइड मेरे पास पहली इक्वेशन की है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप अपान में लिखें या डिवाइड का निशान देकर लिखें, कोई फर्क पड़ेगा। अब ये लिख लेता हूं जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। नीचे से मिटा दूं, अच्छा अब देखें, फ्रैक्शन में हमने डिवाइड करने का असूल सीखा है, किसी को याद है कैसे करते हैं डिवाइड? डिवाइड के निशान को बदल देते हैं मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाली रकम को ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर रकम लिखी हुई है उसको नीचे लिखते हैं। याद रखें सेकंड नंबर का ही आपने रेसिप्रोकल करना है, पहले वाले को ऐसे नहीं करना, पहले वाला जैसा था वैसे का वैसा लिखा हुआ है। ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में बदल दिया, ये जो है इसका रेसिप्रोकल किया है, ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली ऊपर। अच्छा आप देखें ये जी और ये जी कैंसल आउट हो गए। अच्छा ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ अर्थ ये भी कैंसल आउट हो गए। यहाँ से क्या बचा, जी डिवाइडेड बाय जी प्राइम इज इक्वल टू आर ई प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। कोई कन्फ्यूज़न है? अच्छा तरीके से समझ में आ गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ऊपर वाली ब्रैकेट को देखें, सोचें मैथ के अंदर कोई फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये देखें, इसको ए समझें, इसको बी समझें। यकीनन ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस रकम को समझ लें ए है और इसको समझ लें बी है, तो यही इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब आर ई का स्क्वायर, ये 2 वैसे का वैसा, ए की जगह आर ई लिख दें, बी की जगह एच लिख दें, और बी स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैसी की वैसी अपान में लिख लेता हूं आर ई का स्क्वायर। फ्रैक्शन का असूल है, अगर ऊपर ज्यादा रकमें हैं और नीचे एक ही रकम है, क्या ऊपर ज्यादा रकमें हैं और नीचे एक ही रकम है, तो ये नीचे वाली रकम इन सब के नीचे आ जाएगी।
यानी आप इस सेम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ये असूल समझ में आया? ये असूल कब यूज करेंगे? जब ऊपर बहुत सारी रकमें हो, नीचे एक रकम हो, तो वो सबके नीचे आ जाएगी। अच्छा, शर्त यह है कि उनके बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो। अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नहीं होगा। मिसाल अगर यही ऐसे लिखा होता ना, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय डी, तो आप सबके नीचे नहीं लिखोगे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई के बजाय इसमें प्लस या माइनस आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। असूल समझ में आया? मल्टीप्लाई के लिए नहीं है, प्लस माइनस के लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे भला? देखें, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। किस तरह से होंगी? आर ई स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, बचा 1। जहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 1 टाइम इस पे टेबल लगा है। ये देखें, आर ई एक है और यहाँ पर क्या है? आर ई का स्क्वायर। एक आर ई काट दें तो यहाँ नीचे आर ई बच जाएगा। बेटा ऊपर एक था ना, नीचे स्क्वायर था, मतलब 2 थे, एक कट गया, एक बच गया। और प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझें, हाइट के मुकाबले में रेडियस बहुत बड़ा है। कल मैंने आपको बताया था, या इससे पिछले लेक्चर में जब हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था, रेडियस ऑफ अर्थ 63,80,000 मीटर्स के बराबर है, यानी बहुत बड़ा रेडियस है। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब उसी से मल्टीप्लाई, 63,80,000 को 63,80,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? कई अरब खरब बन जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। समझ में आई? जबकि हाइट उतनी होगी नहीं, हाइट उतनी नहीं होगी, मतलब ये हाइट का स्क्वायर, ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, वेरी स्मॉल। और ये क्या होगा? वेरी वेरी लार्ज। इसको वेरी वेरी लार्ज क्यों कह रहा हूं? हालांकि 2 बार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूं कि जब आप रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करोगे, 63,80,000 को मल्टीप्लाई करोगे 63,80,000 के साथ, तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाएगी, कई अरब बन जाएगी। इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, और ऊपर वाली रकम उसके मुकाबले में बहुत छोटी। अच्छा, एक छोटी रकम को अगर एक बहुत बड़ी रकम के साथ आप डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा 0, नियरली 0। दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से समझें। जब एक बहुत बड़ी रकम के साथ एक छोटी रकम को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 0। इसीलिए इसको, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम ये समझते हैं कि ये नियरली इक्वल होता है 0 के, सो इग्नोर्ड। इसीलिए हम इस हिस्से को इग्नोर कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन कुछ रिड्यूस होकर ये बन जाएगी, 1 + 2h डिवाइडेड बाय r। सही कर रहा हूं? वो हिस्सा मैंने ख़त्म कर दिया, ये दोनों हिस्से क्या कर दिए? ब्रैकेट में बंद कर दिए। अच्छा, ये g प्राइम इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ ले आऊं तो ठीक है। अब देखें, अगर इसी को मैं ऐसे लिख लूं, g = g प्राइम 1 + 2h डिवाइडेड बाय r e। कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट देख लें, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसको मैं इस तरफ लेकर आना चाहूं तो डिवाइड हो जाएगी, यानी यही इधर लिख लेता हूं। यही इक्वेशन अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, g डिवाइडेड बाय
1 + 2h डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल टू G प्राइम। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा ये बताएं, ये ब्रैकेट अपान में है, फ्रैक्शन में हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ अपान में है, नीचे डिनोमिनेटर में है, उसे ऊपर लेकर जाना चाहें तो क्या करना पड़ता है? उसकी जो पावर होती है अगर पॉजिटिव है तो माइनस में हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर नहीं लिखी हुई, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखी होगी? पावर 1 तो होगी। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये वही 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, G 1 + 2h डिवाइडेड बाय RE और इधर कर दूं माइनस का 1 और यहाँ कर दूं G प्राइम। कोई कन्फ्यूज़न होगी? अच्छा अब इसकी मैं साइडें बदल देता हूँ, यानी ये चीज़ इस तरफ लिख लेता हूँ और ये चीज़ इस तरफ लिख देता हूँ। इक्वेशन का असूल है अगर आप साइडें बदल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ में हायर क्लासेस में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं? उसमें हम इस तरह की पावर को सिंप्लीफाई करके हल कर सकते हैं। तो ये जो माइनस में पावर है, अगर आप इसे हल करेंगे ना, मैं इधर लिख लेता हूँ, जस्ट बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से जब आप इसे हल करेंगे तो यही इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, G 1 - 2h डिवाइडेड बाय RE। यानी ये वाली जो पावर है ये माइनस में थी, यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा और वहाँ पावर किस में आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहाँ से आप अगर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें जो G प्राइम है, मुझे बताएं वो G से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? देखें, G मल्टीप्लाई हो रही है 1 से या 1 से कम वैल्यू से? 1 से नहीं होगी ना, क्योंकि 1 से ये पूरे का पूरा हिस्सा पहले क्या हो रहा है? माइनस। अच्छा जब आप 1 से माइनस कर दोगे तो 1 पूरा रहेगा या 1 से वैल्यू कम हो जाएगी? जाहिर है कम हो जाएगी ना। ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है, सिर्फ उसको सोचें, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है? 1 है। अब 1 में से ये पूरा हिस्सा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब 1 से अगर ये पूरा हिस्सा माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? वैल्यू 1 से हो जाएगी कम। और जब 1 से कम वैल्यू को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो G की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। देखें, अगर आप मल्टीप्लाई में किसी नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा होता है, लेकिन अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा होता है। तो लिहाजा इस इक्वेशन से प्रूव हो गया वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस एट एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है वो G की वैल्यू क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है।